बस यही दो चीज याद रखनी है, ये लेके चलना है और ये निकाल के लाना है। ये से ये प्रूव कर दिया, आपकी थ्योरम कंप्लीट हो गई। समझ में आ गया? जेड का मान इतना होना चाहिए और जेड क्यू का मान ये होना चाहिए। अगर ऐसा हो जाता है तो मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम आपकी प्रूव हो जाती है। और एक चीज और, इस थ्योरम पे क्वेश्चन नहीं आते हैं पेपर में, मतलब पेपर में क्या है ही नहीं, इस थ्योरम के क्वेश्चन बुक में भी नहीं है। केवल जो थ्योरम के क्वेश्चन मिलते हैं वो आपको मैंने अभी 4 करवाई है, 4 तक में से आप जाएंगे। नॉर्टन और थेवेनियन में से ज्यादा आएंगे, सुपरपोजिशन और रेसिप्रोसिटी वाले में से कम आते हैं। वो दो थ्योरम आपकी इंपॉर्टेंट है, उनमें से क्वेश्चन आते हैं। अब बाकी मैं 2 आज करवाऊंगी, ये वाली और इसके बाद वाली, उन दोनों में से आपको क्वेश्चन नहीं मिलते हैं पेपर के अंदर। पेपर में क्या बुक में ही नहीं है, आते कहां से, बस इसका कंसेप्ट आता है करने के लिए। चलिए अब डालो इसके अंदर, पहले ये सर्किट बना लो, लिखना कुछ भी नहीं, ये सर्किट बनाओ और ये टर्मिनल डाल देना ए और यहाँ डाल देना, ये पी मैक्सिमम मैं निकालूंगी, ये कुछ नहीं लिखना है, बस सर्किट बना लो। ये 1-2 दिन का और चैप्टर है, फिर कंप्लीट हो जाएगी ये। बोलो, देखिए जब किसी परिपथ में लोड प्रतिबाधा, जब किसी परिपथ में लोड प्रतिबाधा तथा स्रोत की आंतरिक प्रतिबाधा तथा स्रोत की आंतरिक प्रतिबाधा परस्पर संयुग्मी, कॉन्जुगेट बोलते हैं इसे, परस्पर संयुग्मी होते हैं, परस्पर संयुग्मी होते हैं, तो लोड पर संयुग्मी होते हैं तो लोड पर शक्ति का अधिकतम मान प्राप्त होता है। तो लोड पर शक्ति का अधिकतम मान प्राप्त होता है। अब डालिए प्रूफ। अब डालिए प्रूफ। लिखिए, निवेश में लगाई गई आंतरिक प्रतिबाधा, निवेश में लगाई गई आंतरिक प्रतिबाधा। फर्स्ट इक्वेशन ये लिख दो। दूसरा, लोड प्रतिबाधा, निर्गत पर लोड प्रतिबाधा ऐसे लिख दीजिए, निर्गत पर लोड प्रतिबाधा आर एल प्लस जे एक्सएल। जे आयोटा लेते हो ना, वैसे ही जे की तरह काम करता है, इमेजनरी फंक्शन जो होता है। और हमें सिद्ध करके क्या लाना है, जेड एल बराबर कितना होना चाहिए, आर इक्यू माइनस जे एक्स इक्यू। लिखिए, हमें सिद्ध करना है, हमें सिद्ध करना है अधिकतम शक्ति संचरण की स्थिति में, अधिकतम शक्ति संचरण की स्थिति में जेडीक्यू तथा जेडएल, जेडीक्यू तथा जेडएल परस्पर संयुग्मी है, परस्पर संयुग्मी है। अब लिख दीजिए क्वेश्चन नंबर 3।
मुझे ये प्रूव करके लाना है कि जेडएल इतना होना चाहिए। अब यहाँ से स्टार्ट होगा प्रूव करना, कैसे करती हूँ, लिख लिया ये सब, कर दूँ रख। मुझे मान किसका निकालना है, पहली बात शक्ति, शक्ति का मान निकालना है। और शक्ति का फॉर्मूला क्या होता है, वी आई। अब इसमें वी तो कहीं है ही नहीं, मतलब ये है तो सही, दो होते हैं, वी आई, आई स्क्वायर आर, वी स्क्वायर अपॉन आर, किसी से भी निकाल सकते हो। मैं पी का मान निकालूंगी आई स्क्वायर आर से, भले वी आई से निकालो, वी स्क्वायर ओवर आर से, आई तो चाहिए चाहिए। तो मतलब मुझे सबसे पहले इस सर्किट के अंदर किसका मान चाहिए, आई का, पी निकालने के लिए। यहाँ से निकलेगी धारा, इस टर्मिनल से मानते हैं कितनी धारा जाएगी, आई। लोड पर पहुंचने वाली धारा का मान कितना होता है, आई एल, लोड करंट। मतलब यहाँ से अगर आई निकली है तो यहाँ आई एल जा रही है, लेकिन एक ही धारा जाएगी, धारा में कोई डिफरेंस नहीं है, जितना मान इसका है उतना ही मान इसका। मतलब आई एल और आई दोनों बराबर है भैया, भली आई एल लिख लो भली आई लिख लो, क्योंकि निकलने वाली धारा पहुंचने वाली धारा परिवर्तित नहीं होगी, नहीं होगी ना, क्योंकि दोनों किसमें जुड़े हुए हैं, श्रेणी क्रम में। श्रेणी क्रम में धारा का मान टूटता नहीं है, समांतर में टूटता है। अब तो इसका मतलब निकलने वाली आई और आई एल दोनों बराबर है। मैंने अगर इधर आई एल लिख दिया तो इसका मतलब ये आई है एक तरीके का। आ गई समझ में। अब मैं पहले धारा का मान निकालती हूँ। देखिए परिपथ में प्रवाहित धारा, परिपथ में प्रवाहित धारा आई बराबर आई एल बराबर, दोनों लिख दिया मैंने जिससे कंफ्यूज मत होना। निकालते हैं, आई बराबर वी अपॉन आर, वी क्या है इसमें, ई क्यू, आर जेड ई क्यू प्लस, यही तो है। अब मैंने जेड ई क्यू और जेड एल का मान निकाला है समीकरण नंबर 1 और 2 में, दोनों का मान रख रही हूँ। आई बराबर आई एल ई क्यू, जेड ई क्यू का मान कितना है, क्या था, आर ई क्यू प्लस जे एक्स ई क्यू, और जेड एल की वैल्यू आर एल प्लस जे एक्स एल। आई बराबर आई एल, ये तो निकल गया। ऐसा करते हैं, वास्तविक मान एक ब्रैकेट में कर लेते हैं और काल्पनिक भाग एक ब्रैकेट में कर देते हैं, जे एक्स ई क्यू प्लस, समीकरण नंबर 4 लिखिए। ये मैंने धारा निकाल दी, अब धारा निकल गई तो मुझे शक्ति चाहिए, अब शक्ति निकालिए। शक्ति क्या होता है, पी। पहले मैं केवल शक्ति का मान निकाल रही हूँ और मुझे लोड पर निकालनी है अधिकतम शक्ति। जब शक्ति का मान निकल जाएगा तब मैं कर दूंगी उसको अधिकतम। अभी केवल मैं शक्ति निकाल रही हूँ। शक्ति और अधिकतम शक्ति में दोनों में फर्क होता है। शक्ति तो कोई सी भी हो सकती है, अधिकतम शक्ति मतलब उस शक्ति में से जो अधिकतम मान निकल के आएगा वो, दोनों में डिफरेंस है। मैं केवल अभी शक्ति निकाल रही हूँ, अभी इसका अधिकतम मान नहीं निकाल रही। लिखिए, लोड पर उत्पन्न शक्ति, केवल शक्ति है, अधिकतम शक्ति में बाद में निकालूंगी। लोड पर उत्पन्न शक्ति P बराबर क्या होता है, आई स्क्वायर आर। P बराबर धारा आई जा रही है, आर, लोड पर आर लेना है और लोड पर क्या लग रही है प्रतिबाधा, जेड। और मैंने बताया था जो जेड और आर एल क्या लेते हो, लगभग बराबर लेते हो, क्योंकि एक्स का मान छोटा होता है। तो आर की यहाँ पर जेड की जगह क्या लिख सकती हूँ मैं, आर एल लिख सकती हूँ। आप जरा पी आई स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर। अब इधर आओ जरा, फंक्शन होता है एक्स प्लस आयोटा वाई, नीचे का बता रही हूँ, ऊपर वाले का तो यही आ जाएगा ई ई क्यू स्क्वायर आर एल। अब नीचे वाले का देखो, इमेजनरी फंक्शन और है। जब इसका स्क्वायरिंग करते हो तो क्या करते हो, इसका स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर तो करते हो, ये थोड़ी ना करते हो आयोटा का भी स्क्वायर, आयोटा का नहीं करते हो, उसमें से केवल रियल पार्ट निकालते हैं और इमेजनरी वाला छोड़ देते हैं। अगर मैं इसका स्क्वायर करूंगी तो मतलब यहाँ पर जो आएगा वो क्या आएगा, आर ई क्यू प्लस आर एल का होल स्क्वायर प्लस एक्स ई क्यू प्लस एक्सएल का। समझ गए मैंने क्या लिखा है, पी का आई स्क्वायर की वैल्यू, और एक्स प्लस आयोटा वाई में जब स्क्वायरिंग करनी होती है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यही फंक्शन करते हो, ये आ गया।
अब क्या करना है मुझे, अब चाहिए पी का अधिकतम मान। मैंने बताया था अगर पी का अधिकतम मान चाहिए तो अधिकतम के लिए उसका पहला डेरिवेटिव 0 होना चाहिए। तो मतलब डीपी ओवर डी आर एल क्या होना चाहिए, 0 के बराबर होना चाहिए। यहां तक लिखो, फिर करते हैं इसको 0 के बराबर। होल स्क्वायर थोड़ी ना कर रहे हैं। मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हो, क्या बोलते हो मैग्नीट्यूड को हिंदी में, मापांक। कैसे निकालते हो, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ऐसे तो निकालते हो, ऐसे थोड़ी ना लेते हो। इसका होल स्क्वायर तो वो तो अलग चीज है। मापांक निकाला है मैंने। है जो पी होता है ना वो मापांक की होता है। पी इधर है ना, मापांक की लगा लो तुम लोग, ये मापांक की मान चलता है यहाँ पर। तो इसका भी मापांक लेना पड़ेगा। ये इसलिए नहीं लगाया, मापांक ले रही हूँ, तुम कंफ्यूज हो रहे हो। एक फंक्शन होता है एक्स प्लस वाई होता है वाई, मैंने बोला इसका मापांक निकालो। कैसे निकालते हो मापांक, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस, तो मुझे क्या लेना है, इसका मापांक मान लेना है। मापांक इसका ले रही हूँ तो इसका भी क्या लूंगी, मापांक। आई का मापांक निकालना है, अगर आई का मापांक निकलेगा इसको एक्स मान लो, प्लस आयोटा इसको वाई मान लो, तो क्या निकलेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। आ गया समझ में, वो कर रहा है मापांक मान। अब मुझे ये तो पी का मान निकल गया, अब मुझे चाहिए इसका अधिकतम मान, तभी मुझे उस पर संयुग्मी प्रूव होगा, क्योंकि मैंने बताया था पी अधिकतम कब मिलती है, जब निवेश से दी गई निर्गत पर उसका व्युत्क्रम पहुंच जाए या फिर संयुग्मी पहुंच जाए, तब बोलते हैं उसके कि वो अधिकतम हो गई। अब इसका अधिकतम मान चाहिए, पी का अधिकतम मान के लिए पहला डेरिवेटिव किसके बराबर होना चाहिए, 0 के बराबर होना चाहिए। लिख दीजिए, लोड पर प्राप्त अधिकतम शक्ति। अब अधिकतम शक्ति निकालते हैं, लोड पर प्राप्त अधिकतम शक्ति। अधिकतम शक्ति निकालनी है, मतलब डीपी ओवर डी आर एल कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। मतलब इसका करना है अब आपको, एक मिनट और रुक जाओ, अधिकतम शक्ति करवा दिया, पहले एक फंक्शन तो रह गया। रुक जाओ, लिख के रहने दो, कुछ बात कोई बात नहीं है। इधर सुनो अब जरा, इस फंक्शन में दो मान है, एक तो ये मान है और एक ये मान है। इस फंक्शन में अगर मैं इसका अधिकतम मान निकाल रही हूँ, इन दोनों में से मैं एक को 0 करना चाह रही हूँ। इसको तो 0 कर नहीं सकती, क्योंकि इसको 0 करने पर ये भी 0 हो जाएगा, क्योंकि आर एल इसमें भी है, और ये 0 होने पर शक्ति तो 0 हो जाएगी, तो अधिकतम मान तो मिलेगा नहीं, न्यूनतम मान मिल जाएगा। समझे, ये दोनों है, इन दोनों में से मैं एक को 0 कर रही हूँ। एक को 0 करने का पर्पज ये है, एक को 0 कर दूंगी तो या तो इसकी वैल्यू आ जाएगी एक्स की या फिर आर की, दोनों में से एक वैल्यू मानती हूँ। और वैसे भी 0 करने का पर्पज ये इसके सापेक्ष बहुत ज्यादा होता है, मैंने बताया था एक्स का मान आर का न्यूनतम मान होता है। अगर ये न्यूनतम मान है तो इसके कंपैरिजन में इसको तो क्या मान सकते हो आप, नगण्य, नेग्लिजिबल मान सकते हो। अगर नेग्लिजिबल मानते हैं तो ये तो 0 हो जाता है। दूसरा, 0 करने का सिद्धांत कि इसको ही 0 क्यों किया, इसको क्यों नहीं किया। अगर इसको 0 करूंगी तो ये संग में 0 हो जाएगा, ये 0 होगा तो पी का मान तो 0 हो गया, अधिकतम मान कैसे मिलेगा। तो इसलिए इस राशि को तो 0 कर नहीं सकती, किसको 0 करना पड़ेगा मुझे, इधर वाले को। इधर वाले को 0 करती हूँ तो एक्सएल ई एक्स ई क्यू प्लस एक्सएल कितना मान लेती हूँ इसे, लगभग 0 के बराबर। अगर ये 0 आ गया तो एक्स सी क्यू की वैल्यू किसके बराबर आएगी, माइनस एक्सएल के बराबर, यही तो आएगी। इक्वेशन नंबर जो भी आए, फिफ्थ आएगी शायद, कौन सी आ रही है, ये एक्स सी क्यू निकला है। सुनते जाओ, अभी बाद में लिखना। ये 0 कर दिया, 0 इसलिए किया क्योंकि आर के सापेक्ष इसका मान बहुत ज्यादा होता है, इसलिए इसको हमने नगण्य मान लिया। तो पी बचा कितना आपका, जो पी बचा है वो बचा है आपका ई क्यू स्क्वायर आर एल अपॉन आर ई क्यू प्लस आर एल का होल स्क्वायर। अब मैंने बताया था अधिकतम शक्ति के लिए इसको क्या करना पड़ेगा, 0 के बराबर। इसका फर्स्ट ऑफ कलज डीपी ओवर डी आर एल को कितना लगना पड़ेगा, 0। निकालते हैं इसका डीपी ओवर डी आर एल, देखते जाओ, बाद में करना हम लोग। डी आर एल यू अपॉन बी, लगाइए फॉर्मूला,
क्या होता है v का स्क्वायर, तो ये 4 हो जाएगा। इसको कांस्टेंट, इसका आप कलच करेंगे तो केवल RL तो 1 हो जाएगा, RL के सापेक्ष होता है माइनस, इसको कांस्टेंट। अब इसका करोगे 2 आगे आ जाएगा, REQ प्लस RL, और ये किसके बराबर होगा, क्योंकि ये अधिकतम के लिए कंडीशन होती है। रुक जाओ लगा रही हूँ। ये अधिकतम के लिए कंडीशन होती है, इसका अवकलज 0 होता है। ये हो गया। चलो कॉमन लो, इसमें से क्या कॉमन आ जाएगा, REQ प्लस RL, और क्या आ सकता है कॉमन, बचेगा क्या, REQ प्लस RL माइनस 2 RL 0, और यहाँ क्या बचा है, REQ प्लस RL का होल 4। ये तो कट गया, तो यहाँ तो 3 बचा, ये 0 में चला गया, EQ को उठा के भी 0 में भेज दो, बचा क्या केवल REQ माइनस RL बराबर 0। इसका मतलब REQ किसके बराबर आया, RL के। अब लिखना बाद में, सुनते जाओ। ये REQ RL के बराबर है और XEQ माइनस XL के बराबर है। मैंने थर्ड इक्वेशन लिखी थी, सेकंड इक्वेशन देखो जरा कॉपी के अंदर, क्या थी सेकंड इक्वेशन, ZL बराबर RL प्लस JXL, मान रख देती हूँ दोनों का, ZL बराबर RL की वैल्यू REQ, XL की बराबर माइनस XL। आपको सिद्ध करके क्या लाना था, जितना भेजोगे उसका सहयोग में क्या होना चाहिए, लोड पर होना चाहिए, तभी शक्ति कैसी होती है, अधिकतम होती है। आगे समझ में, अधिकतम शक्ति पर जो आपका निवेश होता है वो व्युत्क्रम हो जाता है या फिर संयुग्मी में हो जाता है निर्गत पर। हो गया संयुग्मी में, हो गई सिद्धांत रूप। कहाँ तक लिखा है, ये लिख लो पूरा यहाँ तक, फिर रुक जाना, यहाँ तक करने के बाद रुक जाना। देखिए समीकरण 5 व 6 का मान
समीकरण 5 व 6 का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 5 व 6 का मान समीकरण 2 में रखने पर रख दीजिए। लिख दीजिए। अतः यह परिणाम, अतः यह परिणाम इस बात की पुष्टि करता है, यह परिणाम इस बात की पुष्टि करता है कि निवेशी प्रतिबाधा, निवेशी प्रतिबाधा निर्गत प्रतिबाधा की संयुग्मी होती है। संयुग्मी होती है। यही अधिकतम संचरण, अधिकतम शक्ति संचरण प्रमेय का सिद्धांत है। यही अधिकतम शक्ति संचरण प्रमेय का सिद्धांत है। एक लास्ट प्रमेय और बची, वो और कर लो, छोटी सी है वो तो। प्रतिकार प्रमेय नाम, कंपेंसेशन थ्योरम हो गया। लास्ट 6, ये भी इंपॉर्टेंट प्रमेय है। थेवेनिन और नॉर्टन के बाद इसी का नंबर आता है, फिर आते हैं सुपरपोजिशन और रेसिप्रोसिटी। ये भी आपका पेपर में बहुत पूछी जाती है वाली थ्योरम जो अभी करवाई है मैंने। डालिए प्रतिकार प्रमेय, कंपेंसेशन थ्योरम होती क्या है अब ये सुनो जरा। ये क्या बताती है प्रतिकार प्रमेय? ये बताती है, सर्किट बनाती हूँ, ये लगा दिया मैंने प्रतिबाधा, ये हो गई इसकी वोल्टता, ईएमएफ ई, बन गया सर्किट। अब देखो ये प्रतिकार प्रमेय क्या बताती है, धारा यहां से निकलेगी, यहाँ पर वोल्टता कितनी है ई, यहाँ गई धारा, यहाँ गई, ये प्रतिरोध जो लग रहा है, पहली प्रतिबाधा या प्रतिरोध है जो भी लग रहा है, इसके दोनों सिरों पर वोल्टता उत्पन्न होगी और इनके बीच की वोल्टता को बोलते हैं वोल्टता का अंतर, पोटेंशियल डिफरेंस जिसे बोलते हो। मतलब इनके जो ये लग रहा है प्रतिरोध, इसके दोनों सिरों के बीच में कुछ ना कुछ प्रतिरोध उत्पन्न होगा, प्रतिरोध नहीं वोल्टता उत्पन्न होगी। वो वोल्टता कितनी है, V लिखते तो V बराबर आई आर, तो यहाँ पर जब धारा आई जा रही है तो इस पर उत्पन्न होने वाली वोल्टता कितनी होती है V, जिसको आप बोलते हो आई आर। अब जितना आपको प्रतिरोध के सिरों पर वोल्टता मिल रही है, इसको हटाने पर मैंने दूसरा वो लगा दिया, इसको हटाया और इसको रिप्लेस कर दिया एक दूसरे वोल्टता स्रोत से, इसको रिप्लेस कर दिया मैंने दूसरे वोल्टता स्रोत से। अगर इसकी इस पर वोल्टता का मान 8 वोल्ट मिल रहा है, तो आप ऐसा वोल्टता स्रोत लगा दो जिस पर ये भी क्या मान दे, 8 वोल्ट दे। अगर ये दोनों मान समान आ जाते हैं तो वही क्या है आपकी प्रतिकार प्रमेय।
जो प्रतिरोध के सिरों पर वोल्टता का मान होता है उसको किसी दूसरे वोल्टता स्रोत से प्रतिस्थापित करने पर वही वोल्टता का मान प्राप्त होता है, तो उसे बोलते हैं, ये सिद्धांत है आपका प्रतिकार प्रमेय का। आपको क्या करना है, एक तो इसके अलाउ निकालना है और एक इसके लिए निकालना है। दोनों पर वोल्टता का मान क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। अगर समान सिद्ध हो गया तो इसका मतलब ये क्या है, आपकी प्रतिकार प्रमेय। आगे समझ में, इससे कोई लेना देना नहीं है, ये कितनी भी वोल्टता का लगाओ, लेना देना मुझे इससे है। इसके अक्रॉस जितना आपको वोल्टता मिलेगी उतना ही, अगर आपको इसके अक्रॉस वोल्टता मिल जाती है तो आपका प्रतिकार प्रमेय सिद्ध हो जाएगी। समझ में आ गया प्रतिकार प्रमेय का सिद्धांत। एक चीज और इस प्रमेय को सिद्ध करने के लिए हम यूज करते हैं आरएल सर्किट। आरएल परिपथ पढ़े हुए हैं, एलसीआर, आरएल, एलसी, सारे परिपथ पढ़े हुए हैं। इसके अंदर यूज किए जाते हैं आर और एल। आर तो होता है आपका प्रतिरोध, एल को रिप्रेजेंट करते हैं कुंडली से, और इसको जोड़ देते हैं हम एक वोल्टता स्रोत से। ये आर होता है, ये एल होता है, ये प्लस माइनस ये होती है आपकी वोल्ट। इस परिपथ का यूज करके आपको सिद्ध करके लाना है कि जितना अक्रॉस इन दोनों के मिलेगा उनको एक वोल्टता स्रोत से हटा दीजिए और उसके अक्रॉस भी कितना मिलता है, समान मिलता है। यही आपकी क्या कहलाती है, प्रतिकार प्रमेय। चलो लिख लो इसमें, तो इसको बना लो पहले आरएल सर्किट को। ये दोनों तो मत बनाओ, ये तो मैंने समझाने के लिए बताया है। ये बनाओ आरएल परिपथ। लिखिए, यदि किसी जाल में यदि किसी जाल में विद्युत वाहक बल स्रोत हो, ईएमएफ, विद्युत वाहक बल स्रोत हो, कॉमा, जिसकी किसी भी प्रतिबाधा को एक वोल्टता स्रोत से प्रतिस्थापित किया जाता है, तो दोनों स्थितियों में वोल्टता का मान समान रहता है। वोल्टता का मान समान रहता है। अब सुनो, चलो पहले अगर वोल्टता का मान निकालना है, मुझे तो वोल्टता ही चाहिए, क्योंकि मुझे ये प्रूव करके लाना है इसकी वोल्टता या इसको दूसरे वोल्टता स्रोत से रिप्लेस कर दूं उसकी वोल्टता, दोनों का मान बराबर है। तो मतलब मुझे इसमें किसका मान निकालना है, वोल्टता का मान। चलो चलाओ धारा, यहाँ से लिखना कुछ नहीं है, सुनते जाओ। यहाँ से धारा चलाऊंगी, आई, इधर वोल्टता कितनी बनेगी, आई आर। यहाँ तो सबको पता है वी आर बराबर आई आर होता है। मुझे जरा इस पर बताओ वोल्टता का मान कितना होता है, एल पर वोल्टता का मान कितना होता है। हाँ, एल का मान होता है एल डी आई ओवर, ये आता कहां से, ई, ये ई तो है खुद ही, ये खुद ही तो ई है। ये आया कहां से, एल डी आई ओवर डी टी। ये विद्युत वाहक बल होता है किसके सिरे पर, एल के सिरे पर, और आर के सिरे पर विद्युत वाहक बल होता है आई आर। ये आता कहां से है, फैराडे के नियम से। फैराडे का नियम पढ़ा है तुम लोगों ने, ई बराबर डी फाई ओवर डी टी। और चुंबक के चैप्टर में पढ़ा होगा, फाई बराबर चुंबकीय फ्लक्स का मान एल आई होता है। तो एल बाहर लेते हैं और डी आई ओवर
तो ये मान आता है फैराडे के नियम से, जो कि किस पर मिलता है आपको, कुंडली पर मिलता है। आ गया यार? आप चलो, वोल्टा का मान इस पर तो आई आर होता है, इस पर चलिए कितना होता है, एल डी आई ओवर, यहां से आएगी धारा किस में जाएगी, माइनस ई बराबर, ई बराबर कितना निकलेगा, आई आर प्लस एल डी आई ओवर डी टी। ये निकला है आपका इसका मान, ई का मान निकला है। और एक चीज और पढ़े होगी, फैराडे का नियम और लेंस का नियम, दो पढ़े थे, क्या अंतर था दोनों में, उसकी उत्पत्ति होती है। और फैराडे नियम और लेंस में बस थोड़ा सा अंतर बताया था, लेंस पूरा फैराडे का नियम ही बता रहे थे, मतलब मेहनत पूरी इनकी थी, उन्होंने बस एक काम किया था, आगे माइनस लगा दिया था, उन्होंने माइनस साइन लगाकर अपना नियम लिख दिया था लेंस का नियम। माइनस साइन क्या रिप्रेजेंट करता था कि जो उत्पन्न होने वाला विद्युत भाग बल होता है, जो फ्लक्स उत्पन्न हो उसी का विरोध करता है जिसके कारण इसकी उत्पत्ति होती है, तो ये माइनस साइन उसको शो करता है। और सही कौन थे, फैराडे या लेंस, लेंस सही थे, तो मतलब यहाँ पर जो एल डी आई ओवर डी टी था वो माइनस होना चाहिए था, क्योंकि विद्युत भाग बल किस में होता है, माइनस में होता है। एक बार तो हमने फैराडे से निकाला, मतलब एल डी आई ओवर डी टी लग के, जनरल तो एल डी आई ओवर डी टी लेते हो, माइनस साइन लेते ही नहीं है, लेकिन एक्चुअलिटी में माइनस साइन आता है, अगर आता है तो देखो जरा, एक ई माइनस एल डी आई ओवर डी टी, क्योंकि ई बराबर एल डी आई ओवर डी टी तो होता है, यही तो होता है, एल डी आई ओवर डी टी यही होता है, यही उल्टा लिख दिया। लेंस ने बताया है जो विद्युत वाहक बल आता है वो माइनस एल डी आई ओवर डी टी आता है, और उन्होंने क्या बताया था, कुंडली पर उत्पन्न विद्युत वाहक बल और टोटल विद्युत वाहक बल का सम किस पर उत्पन्न होता है, प्रतिरोध पर, तो मतलब प्रतिरोध पर उत्पन्न होने वाला वोल्टता जो है वो किस किस के बराबर होगा, इस पर उत्पन्न होने वाला लेंस के अकॉर्डिंग, ये तो अभी लिखा है हमने फैराडे के अकॉर्डिंग, अब मैं लेंस के अकॉर्डिंग लिखी हूँ। लेंस ने क्या बताया था, जो आपका प्रतिरोध पर उत्पन्न होने वाली वोल्टता है वो कुंडली पर उत्पन्न होने वाली वोल्टता और कुल विद्युत वाहक बल के बराबर होती है। अगर ऐसा होता है तो ई निकालो, यहाँ से कितना आएगा, आई आर प्लस ए डी आई ओवर डी टी, और दोनों मान कैसे आए, बराबर आ गए, यही आपकी क्या है, प्रतिकार प्रमेय, खत्म। और ये सबसे बेकार प्रमेय क्योंकि ये पेपर में नहीं आती है, ये इसलिए है क्योंकि ये पूछी नहीं जाती है, आज तक तो पूछी नहीं गई है, लेकिन सिलेबस में नाम लिखा हुआ है इसलिए हमें पढ़नी पड़ रही है, बाकी अभी तक तो ये सिलेबस में आई ही नहीं है क्योंकि इसमें कुछ है ही नहीं, एक ही चीज को दो बार रिपीट कर दिया, एक बार फैराडे से और एक बार लेंस से, इसलिए ये पूछी नहीं जाती है। पूछने के लिए बहुत अच्छे अच्छे थ्योरम पढ़ के आए हम, वो पूछी जाती हैं, ये नहीं पूछी जाती है पेपर के अंदर, लेकिन कर लेना क्योंकि सिलेबस में एक टॉपिक का नाम डाला हुआ है यहाँ पर प्रतिकार प्रमेय, तो इसलिए करवा रही हूँ मैं, ठीक है। क्या करा है अभी तक, कुछ नहीं करा, अब डालिए प्रूफ। लिखिए आर एल परिपथ से प्रतिरोध तथा कुंडली पर उत्पन्न विद्युत वाहक बल, प्रतिरोध तथा कुंडली पर उत्पन्न विद्युत वाहक बल आई आर तथा एल डी आई आर ओवर डी टी होते हैं, आई आर तथा एल डी आई ओवर डी टी होते हैं, अतः किरचॉफ वोल्टा नियम से, ये लिख दीजिए, अतः किरचॉफ वोल्टा नियम से, चौपांगी इसको डाल देना क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। लिख दिया, अब लिखिए
लेंस नियम के अनुसार प्रेरक पर उत्पन्न विद्युत वाहक बल, माइनस एल डी आई ओवर डी टी होता है, माइनस एल डी आई ओवर डी टी होता है। टी समय पर प्रभावी विद्युत वाहक बल, टी समय पर प्रभावी विद्युत वाहक बल, ये लिखना ब्रैकेट में, इसको लिख देना माइनस एल डी आई ओवर डी टी प्लस ई। टी समय पर प्रभावी विद्युत वाहक बल, इतना लिखो बस ब्रैकेट के अंदर, प्रभावी विद्युत वाहक बल प्रतिरोध पर उत्पन्न विभव पतन के, प्रतिरोध पर उत्पन्न विभव पतन के तुल्य होता है। अब ये दोनों लिख दो, ये और ये, और इसको डाल देना समीकरण नंबर 2। लिख दीजिए समीकरण 1 व 2 समतुल्य हैं, समीकरण 1 व 2 समतुल्य हैं, जो कि प्रतिकार प्रमेय की पुष्टि करती हैं, खत्म थ्योरम। सारी की सारी प्रमेय हो गई हैं, लेकिन अभी चैप्टर कंप्लीट नहीं है, अभी एक टॉपिक और है, 2 टॉपिक और है इसमें। 2 तो पता है मुझे, और सिलेबस अगर रिड्यूस नहीं हुआ है तो और है। छुट्टी नहीं हुई है, करवा रही हूँ, अभी 10 मिनट बाकी है। कहाँ जा रहे हो? बैग बंद होने लगे। डालिए नेक्स्ट टॉपिक। लो, कल ही पढ़ाऊंगी, समझा देती हूँ इस टॉपिक को, कल आगे से करवा दूंगी। डालिए टॉपिक का नाम। पाईजाल, पाईजाल। सुनो जरा, नाम कैसा है? जाल मतलब आपको नेटवर्क बनाने, एक टी नेटवर्क है और एक पाई। अब टी और पाई में क्या डिफरेंस है? टी कैसे बनाते हो? ये टी हो गया, और पाई कैसे बनाते हो? ये पाई हो गया, यही तो होता है। अरे बातें नहीं करो, सुन लो। टी नेटवर्क और पाई नेटवर्क, ऐसी टी और ऐसी पाई बनता है। अब क्या करना है, इसमें प्रतिबाधा जोड़नी है, जोड़िए। एक टी में जोड़ दी, दूसरी टी में जोड़ दी, जोड़ दी। पाई का बनाइए, पाई में जोड़िए। एक इसमें जोड़ दी, एक इसमें जोड़ दी, और एक ये तो बन गया आपका पाई, और ये बन गया आपका, इसको बोलते हैं टी जाल और इसको बोलते हैं हम पाई जाल। करना क्या है आपको? प्रतिबाधाएं तीनों के मान होंगे, Z1, Z2, Z, इस पर अलग मान लिए ZA, ZB, ZC। क्वेश्चन कैसे आता है? मोस्टली इस पर न्यूमेरिकल आता है। वो आपसे क्या बोलता है, आपको टी नेटवर्क दे देता है, टी जाल दे दिया, और बोलेगा इसका पाई जाल बनाइए। मतलब टी नेटवर्क को चेंज करना है किसमें? पाई जाल में। या फिर इसका उल्टा दे देगा, पाई जाल दे देगा और बोलेगा इसका टी जाल बनाइए।
अब मुझे ये पता है टी जाल की जो प्रतिबाधा है वो Z1 Z2 Z3 है, और पाई जाल के लिए प्रतिबाधा ZA ZB ZC है। तो आपको इन दोनों के बीच में कोई रिलेशन पता होना चाहिए, Z1 और इनके बीच में। जब इनके बीच में कोई ना कोई रिलेशन होता है, जिस रिलेशन से आप इसकी प्रतिबाधाओं को किस में कन्वर्ट करते हो, पाई वाली में, और फिर बनाते हैं हम सर्किट। ये Z1 का रिलेशन इन तीनों के साथ होता है, Z2 का इन तीनों के साथ होता है, और Z3 का इन, वही हमें रिलेशन निकाल के लाना है कि ऐसा कौन सा रिलेशन है जिससे हम टी जाल को किस में चेंज कर सकते हैं, पाई जाल में। आपको टी नेटवर्क के जितने भी इम्पीडेंस, जरूरी नहीं है मैं दो ही लगा के दिए तो दो ही है, आपको कितनी भी लगा सकता है वो, यहाँ पर यहाँ लगा दी, यहाँ लगा दी, यहाँ लगा दी, बढ़ाता गया। आपको क्या करना है, सबको इकट्ठा करके टी में कन्वर्ट करना है, जितनी भी इधर लग रही है, या फिर हो सकता है इसके समांतर क्रम में लगा दे, ऐसे लगा दे। आपको करना क्या है, पहले जैसे भी देगा उसको पहले प्योरेस्ट टी बनाना है, समांतर में श्रेणी में जोड़ जोड़ के उसे सरल करिए सर्किट को, और सरल करके किस में कन्वर्ट करना है, केवल टी में। पहले आपको सर्किट ऐसा सिंपल सा नहीं दे देता, ये दे देता है और ये निकाल दीजिए, तो आपको करना आता ही है, करोगे क्या, फॉर्मूले जो ड्राइव करवाओगे उनको वैल्यू रखोगे, उसमें निकाल दोगे। ऐसा नहीं देता वो क्वेश्चन ऐसा देता है, इसके समांतर में जोड़ दिया, इसको श्रेणी में जोड़ दिया, इससे और निकाल दिए, इसको श्रेणी में जोड़, मतलब सर्किट को बनाएगा वो टिपिकल, और फिर आपको सरल करना है, उस सर्किट को कन्वर्ट करके लाना है टी के अंदर, और फिर टी के जो फॉर्मूले हैं उनको निकाल के किस में करना है, पाई में, तब बनेगा वो टी से आपका पाई नेटवर्क। दोनों में रिलेशन के लिए फॉर्मूले ड्राइव करवाने हैं मुझे, 3 फॉर्मूले निकलेंगे, Z1 Z2 Z3 के, फिर कन्वर्ट करेंगे हम पाई के अंदर। एक तो ये टॉपिक बचा है, और एक आपका एक और टॉपिक है ड्राइविंग इम्पीडेंस और ट्रांसफर, स्थानांतरण, और ड्राइविंग को कुछ बोलते होंगे पता नहीं, 2 है, उन दोनों को करवाना है, और फिर ये चैप्टर कंप्लीट हो, मतलब यूनिटी कंप्लीट हो जाएगी, फर्स्ट यूनिट। इतना ही है फर्स्ट यूनिट में, चलो हो गया टाइम, जाओ, ये 2 टॉपिक कल करवाऊंगी।